नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर की। भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा चुनाव 2026 में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और मध्य प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों से भाजपा ने केंद्रीय नेता तरुण चुघ और मध्य प्रदेश के स्थानीय रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। जारी सूची के अनुसार मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के नेता तरुण चुघ और संगठन से जुड़े रजनीश अग्रवाल पर भरोसा जताकर यह साबित कर दिया है, बल्कि चौंका दिया है कि भाजपा अपने निर्णय चौंकाने वाले लेती है। दोनों उम्मीदवार अब राज्यसभा चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होना है, उसी दिन रिजल्ट आएगा। अब आपको सीधे सीधे ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि भाजपा ने जिन 2 नेताओं को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। तरुण चुघ मूल रूप से पंजाब के हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और शीर्ष संगठनात्मक नेताओं में गिने जाते हैं और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने काम किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना समेत कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। चुनावी प्रबंधन में पार्टी की केंद्रीय टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं। 2023 में भाजपा ने उन्हें लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा ने उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया था। उनकी मजबूत पकड़ न केवल राजनीति के बल्कि संगठनात्मक भी है। दूसरे उम्मीदवार जो कि मध्य प्रदेश के हैं, रजनीश अग्रवाल भी मध्य प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय हैं। संगठन में बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति में उनको महारत हासिल है। सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी बूथ प्रबंधन प्रभारी की भूमिका का उल्लेख है। लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं और विभिन्न दायित्वों को संभाल चुके हैं। प्रदेश स्तर पर कई जिम्मेदारियां उन्होंने ली है और कई मर्तबा बीजेपी में उन्होंने जो तकनीकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भाजपा को मजबूत करने में रजनीश अग्रवाल का अहम योगदान रहा है। तो इन 2 उम्मीदवारों की घोषणा करके बीजेपी एक बार फिर राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा में कांग्रेस से रेस में आगे निकल गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाजपा के ये दोनों उम्मीदवार आखिर क्या संदेश देते हैं। मेरे साथ एक खास पैनल स्टूडियो मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हैं कल्पेश ठाकुर, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से अमित चौरसिया जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहरहाल सबसे पहले मैं कल्पेश जी आपसे समझना चाहूँगा, वैसे सबको मालूम था कि ये मोदी युग है, ये अमित शाह का युग है, इसमें आप कयास भर लगा सकते हैं। क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा ये कोई नहीं जानता। अभी भी अब यही लग रहा था, क्या उम्मीदवार रिपीट होंगे या फिर जातिगत या किसी समीकरण के आधार पर टिकट मिलेगा। लेकिन जैसा कि नई बीजेपी की परिपाटी चौंकाया है। आपको क्या लगा कल्पेश जी, खासकर रजनीश अग्रवाल जैसे युवा को, कर्मठ कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को संसद के उच्च सदन में बीजेपी पहुंचाने जा रही है। सुशील जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूं और आपने जो इनके दोनों शख्सियतों के बारे में बताया, आपको जानकर हैरत होगी कि रजनीश जी और मैं गांव के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वाह। और रजनीश जी बड़े भाई की तरह हैं। मेरा सौभाग्य कि तरुण चुघ जी और रजनीश जी दोनों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। रजनीश जी के साथ मैंने युवा मोर्चे में काम किया है और तरुण चुघ जी के साथ मुझे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली चुनावों में काम करने का मौका मिला है। दोनों ही संगठन के लिए समर्पित सिपाही हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं, पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं है। और देखिए, ये संभव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में है, जहां एक काम करते करते कार्यकर्ता जो चर्चा से कहीं भी बहुत कोसों दूर है, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। रजनीश जी के बारे में मुझे लगता है
हम में से किसी ने कल्पना नहीं की थी। और आज हमारे लिए इतना प्रसन्नता का विषय है, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे ही गांव के और मेरे ही मोहल्ले के और मेरे बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई और हम दोनों एक साथ स्कूल में साथ पढ़े हैं। तो निश्चित ही मेरे लिए तो मतलब व्यक्तिगत तौर पे तो प्रसन्नता का विषय है ही, और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले एक कार्यकर्ता को उत्साहित करने वाली बात यह है कि हमारे दल में कोई भी कार्यकर्ता काम करते करते किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। ये इस राजनीतिक दल की सुंदरता है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे इस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक है कल्पेश जी। हालांकि हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आप उन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका चेहरा बता रहा है कि आप कितने ज़्यादा खुश हैं। अपने ही साथ के, अपने ही मोहल्ले के एक युवा को आप उच्च सदन में देखेंगे। अमित जी, बीजेपी ने तो नामों का ऐलान कर दिया और यह भी बता दिया कि उनके उम्मीदवारों की या उनके दावेदारों में से उसका दावा मजबूत होता है जो सामान्य कार्यकर्ता होता है, जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है, जिसने दरी भी उठाई है, दरवाजे भी खोले हैं और अंत में जो है उसकी दस्तक जो है राज्यसभा तक भी पहुंचती है। लेकिन आपके यहाँ जो हवा में नाम तैर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी भी चौंकाएगी? देखिए सुशील जी, बिल्कुल आपने जो कहा कार्यकर्ताओं की बात, तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है ना, वो बेचारा दीनदयाल और देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना का हितग्राही बन के रह गया। तो मूल कार्यकर्ता की बात तो छोड़ दीजिए सुशील जी, क्योंकि हर बैठक में, हर प्रशिक्षण शिविर में ये बात उठ रही है। अभी हाल ही में इन दोनों प्रशिक्षण शिविर हुआ, जीतू जिराती जी ने जो पीड़ा जाहिर करी है कार्यकर्ताओं की, वो सार्वजनिक है। और रही बात राज्यसभा में मंथन की, भारतीय जनता पार्टी में समझता हूँ जल्दबाजी और सुबुगाहट, पंजाब का चुनाव आने वाला है तो तरुण चुग जी को बना दिया, वहां से रजनीश अग्रवाल जी को बना दिया स्वर्ण वैश्य समाज से। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहूंगा मेरे मित्र से कि नरोत्तम मिश्रा जी, जिनको श्रेय का साफा बांध रहे थे, आपकी कांग्रेस से 4 लाख से अधिक कार्यकर्ता और नेता तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शामिल करा दिया। इन मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो है उनका मान सम्मान हो रहा था। हालांकि वो फर्जी आंकड़े थे, 4 लाख 8 लाख तो कहीं कुछ गए नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी जो हाशिए पे पड़े हुए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, उनका क्या हुआ? तो इसके भी जवाब दे दें वो कि उनपे जो इतना विचार विमर्श हुआ, जो नाम उभर कर सामने आ रहे थे, उन विचारों का क्या हुआ? उन विचारों को क्यों तरजीह नहीं दी गई? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे। और जहां तक बात कांग्रेस में नाम तेर रहे हैं, लेकिन नामों में मंथन दोनों दलों में होता है सुशील, बीजेपी में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है। कई चेहरे निकलकर सामने आते हैं, कई वर्ग, कई सामाजिक समीकरण, कई चीजें, कई राजनीतिक अनुभव उनके देखने को आते हैं सामने, और हर पार्टी उस पर चिंतन मंथन सब करती है। और वही नाम कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आते हैं और वो मीडिया की सुर्खियों में चेहरा बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दलगत राजनीति सुशील जी, तो दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो कई नाम विवादास्पद भी होते हैं, कई नाम रेस में भी आते हैं, कई नामों पर लॉबिंग भी होती है, तो नाम आते हैं सामने। जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस अपने स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर उसका मंथन कर रही है और राष्ट्रीय नेता तो उस पर मोहर लगाएगी और लिस्ट और नाम सामने होगा पूरे मध्य प्रदेश के। और वो नाम होगा जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए बात करेगा, मध्य प्रदेश की आम जनता के समतामूलक समाज के विकास की बात करेगा, वो नाम आपके सामने होगा। नहीं, ठीक है अमित जी, लेकिन जो मुझे लगता है आप नरोत्तम या जिन नेताओं का नाम जिन्होंने काम किया है, स्वाभाविक है उनको पार्टी ने, बीजेपी ने पदों से नवाजा भी है। लेकिन कर्मठ कार्यकर्ता, जो सामान्य कार्यकर्ता, उसमें रजनीश अग्रवाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। बहरहाल मैं रमेश जी आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की तासीर को भी समझते हैं, लेकिन ये 2 नाम जो आज बीजेपी ने घोषित किए मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए, क्या आपको किसी एक के भी नाम का अंदाजा था? आपको लग रहा था कि रजनीश अग्रवाल भी जो है राज्यसभा में जाएंगे और बीजेपी उन्हें भेजेगी? सुशील जी, एक आपके चैनल पर मैंने एक तो ये कहा था उम्मीदवार पर एक दूसरा एक नीचे होगा, यहाँ से संगठन से जुड़ा हुआ होगा, मेरा ठीक नहीं था। अब दूसरा बच्चा आता है रजनीश अग्रवाल जी का। रमेश जी, आपकी आवाज थोड़ा तकनीकी रूप से डिस्टर्ब हो रही है। आप देखिए क्या माइक ऑन है, क्या दिक्कत है? आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। उनके बारे में एक बात जो महत्वपूर्ण है, दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उनको भाजपा एक बंटा ढार के रूप में काम में लगी हुई थी और एक जावली कार्यालय बना था जिसके प्रभारी अनिल माधव द्विवेदी थे। तो वो जो जावली जो बना था, जिसकी सरकार बदलने का पूरी अभियान और रणनीति तैयार हुई थी, उस जावली में
रजनीश अग्रवाल जो मैनेजिंग कोऑर्डिनेशन में, तो स्वाभाविक जमीन से जुड़े को भाजपा स्वाभाविक रूप से एक दोषजनक भी है। रजनीश बिना बोलना समय हम ज्यादा कर, रजनीश की वाकई जमीन से जुड़ी। रमेश जी, आपकी आवाज पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं आ रही है। मैंने अपनी तकनीकी टीम से कह रहा हूं कि एक बार उनकी आवाज में क्या दिक्कत आ रही है उसको चेक करें। तब तक मैं कल्पेश जी। सुशील जी, वैसे तो राज्यसभा चुनाव के मामले में कांग्रेस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे मित्र अमित जी ने कहा है तो मैंने बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में निर्णय दीनदयाल परिसर में होते हैं, और जब दीनदयाल परिसर में निर्णय होते हैं तो उनका सम्मान सारे नेता करते हैं। कोई अपेक्षा रखने वाला नेता मुंह नहीं फुलाता है। कांग्रेस में राज्यसभा का निर्णय सब जानते हैं कि कहाँ से होगा, इसलिए मेरे कांग्रेस प्रवक्ता मित्र इस बात में अक्षम है कि वो नहीं बता सकते। कारण क्या है कि आज मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि मैं अपने दल में किसी भी भूमिका में कभी भी काम कर सकता हूं, मुझे अवसर मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस में क्या है, 2, 3, 4 लोग मिलकर सारे निर्णय लेते हैं। आप देख लीजिए, चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, अभी चाहे हिमाचल में इनकी सरकार हो, किस तरह वहां आपस में गुत्थम गुत्थी होती रहती है। मेरा ये नहीं है कि उनके बीच में क्या हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई ये तो स्पष्टतः लोग देख रहे हैं ना। और रजनीश जी और तरुण चुग जी की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शायद आपको दोनों का राजनीतिक इतिहास पता नहीं है। चूंकि वो लोग एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, तो इसलिए आपके लिए वो बहुत जिज्ञासा का विषय नहीं हो सकते। लेकिन हमारे दल के कार्यकर्ता पिछली 3 पीढ़ियों से इन लोग काम करते हुए देख रहे हैं, और उनकी उसी गुणवत्ता के कारण जब वो राज्यसभा में जाएंगे, मैं बताता हूं, आप उनको सुनना, आप उनको समझना, आपको पता चलेगा कि वो लोग कितने अपने आप में ऑर्गेनाइज हैं, और कितने ऑर्गेनाइजर और कितने अच्छे वक्ता हैं और कितने उपयोगी हैं। आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं थे, वो सिर्फ संगठनात्मक गतिविधियों में थे। नहीं, पर आप जो बात कह रहे हैं कल्पेश जी, अगर आप अपनी पार्टी की स्वाभाविक रूप से आप उनका पक्ष रखेंगे, लेकिन क्या आपको एक दूसरा उम्मीदवार मध्य प्रदेश में योग्य नहीं मिला क्या, जो आपको तरुण चुग को जो है यहाँ से उम्मीदवार बनाना पड़ा? नहीं कल्पेश जी, देखिए, जब आप बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके निर्णयों पर भी सवाल उठेंगे। आप इस बात का जवाब दीजिए ना कि या तरुण चुग की जगह के मध्य प्रदेश में दूसरा दरी उठाने वाला कार्यकर्ता नहीं मिल रहा था क्या आपको? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि राष्ट्रीय और प्रदेश में संगठन में लगे हुए लोगों को आज से नहीं, सारे राजनीतिक दलों में परंपरा रही है एक संतुलन बिठाने के लिए कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य समन्वय के साथ जितनी सीटें होती हैं उनके अनुपात में प्रत्याशी बनाता आया। ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ से राज्यसभा के सदस्य एल मुरुगन जी रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, जी रहे नहीं, एल मुरुगन जी अभी भी हैं, पर ये नहीं, तो सवाल यही उठता है ना कि क्या मध्य प्रदेश के किसी नेता को क्या यूपी से, महाराष्ट्र से कभी भेजा गया है, कर्नाटका से भेजा गया है क्या? अगर संगठन को कभी किसी की उपयोगिता लगेगी और आवश्यक होगा तो निश्चित ही भेजा जाएगा। आप मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए देखेंगे, रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चलिए देखेंगे। अमित जी, एक तो ये कि कब तक घोषणा होगी, दूसरा जो है बीजेपी ने पहले उम्मीदवारों की घोषणा करके कांग्रेस के लिए जो अटकल है, जो जाति धर्म वाला जो फैक्टर है कि ओबीसी से होना चाहिए, कि सामान्य से होना चाहिए, कि महिला होना चाहिए, या फिर जो है दलित होना चाहिए, आदिवासी होना चाहिए, वो सारे फैक्टर अब आपके पाले में हैं। बीजेपी ने तो दोनों सामान्य उम्मीदवार उतारे हैं। बिल्कुल, बीजेपी के पास तो बहुत सारे अवसर थे, और बिल्कुल मेरा प्रश्न वही था जो आपने पूछा उनसे, लेकिन मेरे मित्र उसका जवाब नहीं दे पाए कि तरुण चुग क्यों मध्य प्रदेश का हक क्यों मारा जा रहा है। अरे भाई, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, आपके पास तो तमाम ऑप्शन है, आप कहीं से भी किसी को भी राज्यसभा भेज सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दल को भी कहीं किसी दूसरे राज्य के नेता को प्रत्याशी बनाना पड़ जाए। सरकारें पलट रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के राज्य अन्याय क्यों, अत्याचार क्यों? तो मैंने कहा ना सुशील जी कि भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता बेचारा दीनदयाल देव दुर्लभ दरी बचाओ योजना का हितग्राही बन के रह गया है। तो मूल कार्यकर्ता का परसेप्शन तो भारतीय जनता पार्टी दोनों ही मूल कार्यकर्ता। अच्छा अमित जी रजनीश अग्रवाल को आप क्या मानते हैं? सामान्य कार्यकर्ता मानते हैं, क्या मानते हैं? जहां से चंदा ज्यादा मिला, जहां से बोली ज्यादा मिली, वहां पे कुर्सी भर दी। नहीं तो अधिकार तो किनका था मध्य प्रदेश में, किनके नाम चलते? ये संस्कृति कांग्रेस की रही है, ये संस्कृति कांग्रेस की रही है। मुझे लगता है अमित जी नहीं,
निगम मंडलों में दोनों क्या हुआ? सामान्य पृष्ठभूमि आपके से आते हैं। प्रधानमंत्री सुशील जी, पूरे मैं आपके देश से माध्यम से अपील कर कहना रहे हैं। चाहता हूँ, आपके उनके पारिवारिक प्रधानमंत्री पृष्ठभूमि पूरे पता देश से करिए। अपील कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भोपाल रजनीश दिखाना जी, क्यों? रजनीश सबसे जी एक ऊंची बोली शिक्षक के लगा बेटे पहुंचे हैं। थे। सबसे रजनीश ऊंची जी बोली लगा के एक पाठ्य सॉरी पुस्तक क्षमा चाहूंगा, निगम पंचायत बना, कर्मचारी के और बेटे युवा हैं, कल्याण बोर्ड का और अध्यक्ष तरुण बना। चुग जी एक छोटी सी दुकान चलाने वाले व्यापारी के बेटे हैं। अमित जी छोटी सी दुकान अब बड़ी दुकान में तब्दील हो गई है। अब ये तो क्योंकि आप बोली बड़ी लग गई है। आप अपना देखिए ना छोटी महाराज, हम दुकान कह रहे बड़ी थोड़ा दुकान धैर्य में रखिए। तब्दील हो गई है। मध्य प्रदेश की हित का राज्यसभा चिंता के थोड़ा आप भी उम्मीदवार करिए। आपके कितने कठपुतली है? अरे भाई, हमारा राजनीतिक दल तय करेगा ना कि हमारी पार्टी में में कौन काम कर रहा है, तो हमारा राजनीतिक दल तय करेगा और हमारे कार्यकर्ता उसको स्वीकार नहीं, करेंगे। अमित जी विषय अमित जी मुझे लगता है कि रजनीश अग्रवाल के बारे में आप शायद थोड़ा कम जानते हैं। रजनीश अग्रवाल बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, मंडी बामोरा से आते हैं, और एक पंचायत कर्मी के पुत्र हैं, और दूसरा उन्होंने पार्टी में जमीनी स्तर से काम किया है, और इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जिनने नरोत्तम को मिलना चाहिए उनको क्यों मिलना चाहिए? ये मैंने ये नहीं कहा कि उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे राजनीतिक दल का अंदरूनी मामला है, और जब हमारे कार्यकर्ताओं को आपत्ति नहीं, तो आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है भाई? और तरुण चुग जी भी हमारे राजनीतिक दल में 30 साल से काम कर रहे हैं। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से हमारे दल को मजबूत करने के लिए उनको राज्यसभा में भेजना भैया, तो अपने कोटे से कल्पेश जी उनकी बात पूरी होनी चाहिए। हाँ अमित जी, आप जल्दी से 2 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए जी। बिल्कुल सुशील जी, 2 मिनट ये कहना तो थे। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे कोई आपत्ति रजनीश अग्रवाल जी से नहीं है। मेरा प्रश्न था तरुण चुग जी को लेकर, पहले धर्मेंद्र प्रधान, उसके पहले। अरे पर अमित जी, मेरा भी तो प्रश्न था आपसे। सुन तो लीजिए, मेरा भी तो प्रश्न था। मुझे एक बात बताइए सुशील जी, मेरे प्रश्न का तो जवाब दे दो। मैं आपसे जो समझना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, एक तो आप कब तक घोषणा करेंगे, और क्या अभी कश्मकश चल रही है? और बीजेपी ने तो जाति, धर्म और ये सब जो कैलकुलेशन को एकदम से बाहर करके सामान्य वर्ग के 2 उम्मीदवार दे दिए हैं। आप क्या किस बात की कश्मकश चल रही है? क्या दिग्विजय सिंह, क्या कमलनाथ, नकुलनाथ, मीनाक्षी नटराजन? मैंने आपसे कहा ना सुशील जी, जितने चेहरे आते हैं मंथन होता है, कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। कांग्रेस के पास अवसर कम है, एक ही राज्यसभा की सीट है। आपके पास जब व्यापक सीटें होती हैं, जैसा मैंने कहा कि 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार है, व्यापक उनके पास अवसर थे राज्यसभा में भेजने के लिए, तो फिर मध्य प्रदेश के नेताओं का अधिकार क्यों मारा गया? ये मेरा प्रश्न था। दूसरी बात, जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व, जिसका नाम सहमति से विधायक दल, नेता प्रतिपक्ष हमारे उमंग सिंघार जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, एवं सर्वदलीय बैठक, उसमें हमारे वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय अरुण यादव जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, मीनाक्षी नटराजन जी, सर्वसम्मति से जिसका नाम बन के जाएगा। कांग्रेस सर्वरा वर्ग की बात करती है, दलगत राजनीति, जातिवाद की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है, एक को एक से लड़ाने का काम करती है। कांग्रेस तो सर्वरा समावेशी विकास पर बात करती है। तो कांग्रेस के अंदर से एक बेहतर उम्मीदवार वो होगा जो राज्यसभा में कठपुतली नहीं होगा, बराबर नॉन कॉम्प्रोमाइज राज्यसभा मेंबर होगा। आपके तो सारे मेंबर बात पूरी हो जाने दीजिए। जब पीएम और गृह मंत्री खड़े होते तो एक भी नहीं बोलता, एक भी बता दीजिए मध्य प्रदेश से राज्यसभा। नहीं, ये बात अमित जी आपने बहुत अच्छी की। आपकी पार्टी में लोकतंत्र बहुत अच्छा, हमने सुना था उमंग सिंघार को दिग्विजय सिंह के बारे में, जब वो मंत्री थे, वन मंत्री थे, तब बहुत अच्छी शब्दों का इस्तेमाल किया। ये लोकतंत्र है आपके यहाँ का। बहरहाल रमेश जी, जो मैं आपसे जो समझना चाह रहा था कि अभी तक ये आशंका थी, हालांकि आपने पिछली बार जब हम साथ बैठे थे आपने स्पष्ट मना किया था इस बात पे कि बीजेपी तीसरी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, और बीजेपी ने इस बात को स्पष्ट कर भी दिया है 2 उम्मीदवार घोषित करके। अब तो कांग्रेस के लिए निश्चिंतता हो गई कि उनका जो उम्मीदवार होगा वो आसानी से जीत जाएगा। जी रमेश जी। स्वाभाविक, हाँ जी, स्वाभाविक रूप से मैंने एक बात, अगर आपको ध्यान हो जी, मैंने एक और कहा था कि एक उम्मीदवार केंद्र से होगा और एक उम्मीदवार भोपाल का, मध्य प्रदेश का होगा, जो संगठन से जुड़ा होगा जी। तो स्वाभाविक रूप से अगर रजनीश अग्रवाल जी को देखें तो एक सामान्य परिवार का व्यक्ति और संगठन में सतत काम करने वाला। बिल्कुल। रजनीश अग्रवाल जी के बारे में एक बात और मैं आपको बताऊं, जो मैं पहले बता रहा था कि जिन दिनों दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनके बारे में भाजपा ने एक बड़ा अभियान चलाया था, बंटाढार अभियान चलाया था, और उसके लिए एक जावली कार्यालय बनाया था, और जावली कार्यालय के प्रभारी अनिल माधव दबे हुआ करते थे, और जावली की जो टीम थी उसमें रजनीश अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का जो समन्वय का जो काम था, न केवल जावली की टीम का, बल्कि दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ जो अभियान चला पूरे प्रदेश भर में,
उस पूरे को उसका कोऑर्डिनेशन का काम रजनीश के पास था। तो स्वाभाविक रूप से जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, बिल्कुल टाट पट्टी दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को अगर राज्यसभा में मौका दिया है तो मेरी दृष्टि में ये एक अच्छा निर्णय है और इसका अच्छा संदेश कार्यकर्ताओं के बीच भी जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से उनका एक पार्टी एक उम्मीदवार का जो चयन करना था वो उन्होंने रजनीश को दिया है। तो मैं समझता हूँ एक पार्टी का एक अच्छा निर्णय है। और अब कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है, एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ जो मैंने पहले कहा था, भाजपा तीसरी सीट पर अपनी तरफ से कोई रुचि नहीं दिखाएगी, लेकिन यदि उम्मीदवार चयन को लेकर के कांग्रेस के भीतर कोई ऐसी बड़ी बगावत होती है जो 10-12 वोट जुगाड़ कर ले, तब बिल्कुल भाजपा उस अवसर को छोड़े भी नहीं। कांग्रेस के भीतर की रणनीति पर वो नजर बराबर रखेंगे, अपनी तरफ से उसमें टांग नहीं फंसाएंगे, ये मेरा अनुमान फिर से है जी। हाँ, ये बात तो उनके अभी जो 2 उम्मीदवार घोषित हुए इससे भी स्पष्ट होता है, पर नजर बराबर टिकी रहेगी कांग्रेस की गतिविधियों पर, कांग्रेस में चल रही कशमकश, मशक्कत या फिर दावेदारों के बीच जो है द्वंद्व को लेकर। कल्पेश जी देखिए, एक बात जो है बीजेपी हालांकि जिस तरीके की राजनीति अब कर रही है उसमें जातिगत बहुत सारे वर्ग का तो स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल होता ही है, उनका ध्यान रखा ही जाता है। क्या बीजेपी ने दोनों उम्मीदवार मध्य प्रदेश से सामान्य वर्ग के लाकर क्या कोई संदेश देने की कोशिश की है? देखिए सुशील जी, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा क्लियर है, जिसकी जहाँ उपयोगिता होगी योग्यता अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा। चूँकि अब मीडिया और विपक्ष का काम है उस पर चर्चा करना, उस पर तर्क करना, लेकिन जैसे अमित भाई मैंने उनसे कहा कि आपको, चूँकि रजनीश जी मध्य प्रदेश के हैं और तरुण चुग जी पंजाब से आते हैं, तरुण चुग जी बहुत लंबे समय से भाजपा में नीचे से काम करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री के पद तक आए हैं और वो भी उतने ही संगठन के कार्यकर्ता जितने की रजनीश जी हैं, और दोनों के ही चयन से जो कार्यकर्ता दोनों को जानते हैं और मध्य प्रदेश का कोई हित नहीं मारा गया। अमित जी मैं आपके पास आपसे आपका मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। 3-4 बार पूछ लिया अमित जी, आपको मौका मिलेगा, एक बार कल्पेश जी अपनी बात पूरी कर ले। हाँ कल्पेश जी, तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये भाजपा का आंतरिक निर्णय और हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोर्ड ये तय करता है और प्रदेश यहाँ से नाम भेजता है और केंद्र अपने नामों पर राज्य को बुला के वहां चर्चा करता है। बाकायदा आपके मीडिया चैनलों ने चलाया है कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष 2 बार बैठकों में गए भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में थोपा थापी नहीं होती है। कल्पेश जी, इस बात से एक बात निकल के आती, क्या तरुण चुग का नाम यहां से भेजा गया था? नहीं, तरुण चुग का नाम पार्लियामेंट बोर्ड के थ्रू आया है और प्रदेश ने उस पर सहमति जताई। मैं कह रहा हूं कि हमारे दल का अंदरूनी मामला है भाई, हमारा राजनीतिक दल के तौर पर हमारा पार्लियामेंट बोर्ड, हमारा संसदीय दल ये तय करेगा कि हमें किसे भेजना। और जब मैं कह रहा हूं, जब हमारे किसी कार्यकर्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, किसी नेता को आपत्ति नहीं, और भारतीय जनता पार्टी में निर्णय सामूहिक रूप से होते हैं और उनकी स्वीकारता होती है। आप अपने दल का देखिए, मैं बता रहा हूं कि खुद तो मैं हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं भी समझ रहा हूं, हमारे दल ने अपना राज्यसभा टिकट तरुण चुग जी को दिया, इससे आपका क्या लेना देना बनता है भाई? आप अपना तय करिए और मैं कह रहा हूं आप पहले तय कर लीजिए, आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे जरूर। अमित जी, कल्पेश जी हो गई बात। अमित जी, मेरे पास समय का अभाव है, आप तो ये बता दीजिए कि 8 तारीख लास्ट डेट है, आखिर नामांकन के कितने दिन पहले आपकी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी? सुशील जी, हम तो मानते हैं कि मीडिया के पास कांग्रेस का पक्ष जानने के लिए समय का अधिकतर अभाव ही हो जाता है, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे, हमें नहीं, मैंने आपको पूरा अवसर दिया, मैंने आपको पूरा अवसर दिया है। अब मैं बात रख दूं या तो हम तो कभी भारतीय जनता पार्टी में ताक झाक करने नहीं आते, लेकिन बाथरूमों में कौन झांकता, किसकी प्रवृत्ति रही है, ये तो पूरा मध्य प्रदेश और देश जानता है। और रही बात कांग्रेस का उम्मीदवार तय होने की, तो कांग्रेस के अंदर आंतरिक चर्चा हो तो आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो आंतरिक गुटबाजी हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा कल्पेश जी बात पूरी होनी है तो वो अलग बात हो जाती है। तो मतलब आपके लिए संगठन के अंदर चर्चा चले वो विषय अलग, लेकिन कांग्रेस के अंदर संगठन में चर्चा चले तो वो आंतरिक गुटबाजी आपको नजर आती। खैर वो अपनी जगह है, लेकिन एक अच्छा उम्मीदवार जो कठपुतली नहीं होगा, जो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की मुखरता से अपनी बात रखेगा, ऐसा एक सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस देगी। और निश्चित रहिए 62 विधायक जो वोट है वो कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है अमित जी। रमेश जी, मेरे पास समय का बहुत अभाव है, बस ये बता दीजिए कि दोनों सामान्य वर्ग के उम्मीदवार देकर भाजपा ने कोई नया संदेश दिया? आपको इसके पीछे कुछ संदेश दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक तो क्योंकि अगर आपको ध्यान है तो राज्यसभा में बहुत ज्यादा इन बातों पर विचार नहीं होता,
लेकिन फिर भी अगर वर्तमान संदर्भ में अपन देखेंगे तो जिस तरीके से वो ओबीसी को लेकर के यूजीसी से वो जो आई थी आरोप जी विधेयक लेकर के, और उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर जो चारों तरफ से एक हंगामा जैसा बना सामान्य वर्ग में, तो जिस तरीके से जो आया है और उस पर हालांकि अभी रोक लगा दी है, उस पर अमल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लग रहा था कि सामान्य वर्ग में उसको लेकर के जो आवाज उठ रही थी पूरे देश भर में, मैं समझता हूँ उसको शांत करने की दृष्टि से ये दोनों सामान्य वर्ग से लेकर के भाजपा ने संदेश दिया है कि भाजपा सबको वो साथ संदेश लेकर भी के मध्य चलना प्रदेश चाहती से, है। वो भी मध्य प्रदेश से। हाँ। जी निश्चित रूप से तो मध्य प्रदेश में उन्होंने यही संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं भाजपा सामान्य वर्ग को अब साथ लेकर के ही चलने वाली है, सामान्य वर्ग इसकी दृष्टि में कोई उपेक्षित या दूर करने जैसी स्थिति नहीं है। ये उन्होंने ये संदेश, मुझे जो लगता है, ये संदेश देने की कोशिश की है। जी चलिए, आप मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, अब आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल जैसा कि बीजेपी चौंकाती रही है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जितनी कश्मकश कांग्रेस में है उतनी ही कश्मकश बीजेपी में भी थी कि किसको राज्यसभा में जाने का मौका मिलेगा, कौन उम्मीदवारी का टिकट हासिल करेगा। लेकिन कितनी सहजता से, कितनी सरलता से जो नामांकन की आखिरी तारीख है उसके 4 दिन पहले ही बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए और कांग्रेस अभी भी चिंतन मनन और कश्मकश में जुटी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।